नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए ग्रामीण विकास एवं उत्तर प्रदेश विशेष के लिए एक स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें आज हम जो है भारत में कृषि और फसल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, हम पिछले वीडियो में जो है आपको महत्वपूर्ण क्रांतियां एवं कृषि के बारे में बता चुके हैं। इस वीडियो में भी हम थोड़े से जो कुछ टॉपिक्स रह गए थे, जो कुछ प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो रह गए थे, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, भारत में कृषि फसल को जानने से पहले हम एक चीज आपको बताए थे कि भारत में पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है। आप सभी जब वीडियो देखेंगे वहां पे आपको जानकारी मिलेगी। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारत में कृषि के कितने विश्वविद्यालय हैं। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको लिख रखा है। तो भारत में आप नोट कर लीजिए कि भारत में कृषि के जो है 71 विश्वविद्यालय हैं। कितने विश्वविद्यालय हैं वर्तमान में? 71। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये चीज मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दी है। एक चीज और है कि जब हम कृषि की बात करते हैं तो एक प्रश्न और उठता है कि भारत की कितनी % आबादी कृषि पर निर्भर है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, वो हमसे मिस हुआ था, उसको भी मैं इस वीडियो में लिख दिया हूं कि 54.6% जो है आबादी वो कृषि पर निर्भर है। यानी कि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की कितनी % आबादी कृषि पर निर्भर है, तो आपका जो जवाब होगा वो होगा 54.6%। 54.6% जो आबादी है, पॉपुलेशन है, वो जो है कृषि पर निर्भर है भारत की। उसके बाद ये आता है कि कृषि जो है वो किस सूची का विषय है। जैसे कि आप कहा गया कि कृषि जो है किस सूची का विषय है, तो वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। जितने भी कृषि के कार्य होते हैं वो राज्य सूची के अंतर्गत ही आता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसको भी मैंने कृषि से संबंधित जो था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। चलिए, अब बात करते हैं हम कि फसलों के बारे में। तो ये थे कृषि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे जो है हम अगले वीडियो में भी अगर कुछ छूट गया होगा तो मैं, आप यकीन मानिए, मैं उसको कवर करा दूंगा। तो चलिए देखते हैं अब भारत में कृषि, और उसमें बात करेंगे आज हम फसल की। तो चलिए शुरू करते हैं। फसल जो है सस्य विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं एग्रोनॉमी। तो जो फसलों का अध्ययन किया जाता है जिस विज्ञान के अंतर्गत, उस विज्ञान को हम लोग कहते हैं सस्य विज्ञान, और इसको इंग्लिश में कहते हैं एग्रोनॉमी। देखिए, आपको ऑप्शन में जो है इंग्लिश भी सीधा सीधा लिखा मिल जाएगा। ये क्या है, आपको सस्य विज्ञान ना लिख के एग्रोनॉमी भी लिख सकते हैं। हिंदी में आपका जो ऑप्शन रहेगा वो एग्रोनॉमी लिखा रहेगा सीधा सीधा, और अंग्रेजी वाला जो ऑप्शन रहेगा वो ये वाला एग्रोनॉमी लिखा रहेगा। तो इसलिए आपको जो है ये चीज जानना जरूरी है। अगर सस्य विज्ञान कहीं नहीं लिखा है, एग्रोनॉमी भी लिखा है, तो आप जो है एग्रोनॉमी पे टिक करेंगे। और फसलों का जो अध्ययन किया जाता है वो किस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो वो सस्य विज्ञान जो है जिसमें हम फसलों का अध्ययन करते हैं, उसको इंग्लिश में बोला जाता है एग्रोनॉमी। ठीक है, चलिए अब जो है हम देख लेते हैं कि फसल में हमने ये देख लिया कि किस विज्ञान के अंदर, यानी फसलों का अध्ययन जो है हम किसके अंतर्गत करते हैं। तो ये प्रश्न आ गया हमारा एग्रोनॉमी। अब चलिए देखते हैं कि फसलें जो होती हैं उनमें कई ऋतुओं में कई प्रकार की फसलें होती हैं। तो चलिए देखते हैं कि कृषि ऋतुएं कितनी होती हैं। तो कृषि ऋतुएं जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की? 3। तो कृषि ऋतुएं 3 होती हैं, जिसमें पहली ऋतु जो है आपकी रबी है। आप सभी को याद होगा, रबी, जायद और खरीफ आप लोग जानते हैं। तो पहली जो है कृषि ऋतु जो है वो कौन सी है? रबी। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये नहीं पूछा जाएगा कि हाँ, ये पूछा जा सकता है कि भारत में कुल कितनी कृषि ऋतुएं हैं, तो आप 3 बता देंगे। कौन कौन सी? रबी, खरीफ और जायद। एक प्रश्न तो ये हो गया। दूसरा प्रश्न डायरेक्टली पूछा जाता है, हमने भी एग्जाम दिया है, हम भी जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो है ये प्रश्न जो है, जो रबी की फसल है जैसे पूछा गया, तो ये उस टाइम पीरियड भी पूछ लिया जाता है कि रबी की फसल जो है किस महीने से किस महीने तक होती है। ऑप्शन में दिया रहेगा, जैसे दिया गया नवंबर से मार्च, वैसे दे दिया गया जून से सितंबर। तो इस तरह से 4 ऑप्शन दिया गया। तो आपको ये जानकारी होना भी जरूरी है कि जो रबी की फसल है इसका टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको भी मैंने इस वीडियो में
इंक्लूड किया है। तो जो रबी की जो ऋतु होती है वो जो है नवंबर दिसंबर। देखिए एक चीज है कि क्या होता है, कहा गया नवंबर से स्टार्ट हो जाते हैं, या कुछ लोग कहे दिसंबर के फर्स्ट वीक से, तो इसलिए नवंबर दिसंबर लिख दिया जाता है कि नवंबर लास्ट दिसंबर फर्स्ट, तो वो नवंबर दिसंबर ही ऐड होता है। जैसे कि हमारा ईयर होता है तो 19-20 लिखा जाता है, तो कुछ 19 में कुछ 20 में, तो इस तरह से जो है ये नवंबर दिसंबर हमने लिख रखा है। तो रबी की फसल का जो टाइम है वो नवंबर दिसंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक माना जाता है। अब इसमें बात आती है कि रबी जो ऋतु है उसमें जो है कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। तो आप सभी जान गए होंगे जब नवंबर दिसंबर से मार्च अप्रैल की बात हो रही है तो उसमें जो मेन रूप से हैं उन फसलों को याद रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि गेहूं जो है किस ऋतु से संबंधित, किस ऋतु की फसल है, तो आपका ऑप्शन होगा रबी। अब अगर आपको पता ही नहीं होगा कि गेहूं किस महीने में उगाया जाता है, रबी का टाइम पीरियड क्या होता है, किस महीने से किस महीने तक होता है, तो आप जो है ऑप्शन नहीं मार पाएंगे। इसलिए जरूरी है जो मेन फसलें हैं, हर फसल के बारे में आपको जानना नहीं, लेकिन जो मेन फसलें हैं उनके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। तो जैसे कहा गया गेहूं, ये पूछा जा सकता है, जौ है, मसूर है, चना है, मटर है, सरसों। अब जैसे ये सरसों पूछा जा सकता है आपसे, गेहूं पूछा जा सकता है, और एक इंपॉर्टेंट और है आलू। ठीक है, आलू का हमने केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र भी बता रखा है पिछली वीडियो में। आप वीडियोस देखते रहिए, रिवीजन भी करते रहिए, हम बीच बीच में आपसे प्रश्न भी पूछते रहेंगे। ठीक है, तो ये जो है रबी की जो ऋतु है उसमें गेहूं, जौ, मसूर, चना, मटर, सरसों, आलू और भी बहुत सारी फसलें होती हैं जो पूछी जाती है। मेन फसलें जो है उनको आपको याद रखना जरूरी है। उसके बाद चलिए आती है खरीफ। अब खरीफ ऋतु जो है इसका टाइम पीरियड क्या होता है, जैसा रबी का पूछा जा सकता है वैसे खरीफ का भी पूछा जा सकता है। तो खरीफ का जो है वो जून जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक है। अब इसमें मेन फसल कौन सी है, तो इसमें मेन फसल जो है धान, मक्का। अब देखिए मक्का जो है ये आपके लिए जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न है जैसे मक्का क्या है, अभी आप प्रेजेंट टाइम में देखें तो बहुत लोग जो है मक्का जो है काट चुके हैं अपने खेतों से, बहुत लोग जो है अभी लगाए हुए हैं, ये लगाने के बाद काट लेंगे, अभी 10-15 दिन में काट लेंगे, उसके बाद फिर लगा देंगे। तो यानी कि जो मक्का है ये जो है आप इस तरह से जो है आप इस पे बिल्कुल क्लियर करके नहीं मारेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो मेन फसल है, जैसे कहा गया खरीफ में जो मेन फसल है वो आपकी धान है, वो आपका अरहर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि बहुत सारी फसलें ऐसी होती हैं जिनको आप जो है एक से अधिक टाइम पीरियड में जो है उगा लेते हैं। तो खरीफ की फसल जो है जून जुलाई से सितंबर अक्टूबर तक होती है, और इसमें कौन कौन सी फसलें इंपॉर्टेंट है, तो धान, मक्का, अरहर, ज्वार, बाजरा, ये सारी फसलें जो हैं खरीफ की फसलों में आती हैं। चलिए अब इसके बाद आता है जायद। जायद में जो है, जायद में जो टाइम पीरियड होता है वो मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक होता है। इसमें मेन जो है वो आपका उड़द या मूंग होता है। अब इसके अलावा जितनी तरबूज, ककड़ी, खीरा, लौकी, कद्दू, ये सारे जो होते हैं ये आपके जायद यानी कि मार्च अप्रैल से जून जुलाई। इस समय जानते ही होंगे, इस समय तरोई, खीरा, ककड़ी सब कुछ अवेलेबल है, तो ये आपको ध्यान भी होगा क्योंकि जून का महीना चल रहा है, तो इस समय तरबूज आपको बहुत ही इजीली, खीरा, लौकी, कद्दू काफी सस्ते भी बिक रहे हैं लॉकडाउन की वजह से। तो इसलिए जो है जायद की जो ऋतु है वो मार्च अप्रैल से जून जुलाई के बीच है, और इसमें जो है मेन रूप से जो फसल है वो उड़द, मूंग, तरबूज, ककड़ी, खीरा, लौकी, ये सारी जो फसलें होती हैं। चलिए अब इसी से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि तरबूज या खीरा जो है, तरबूज और खीरा जो है ये प्रश्न पूछा गया, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है कि तरबूज और खीरा जो है ये अम्लीय मृदा में अच्छा उत्पादन होता है। तो तरबूज और खीरा का जो उत्पादन होता है वो अम्लीय मृदा में सबसे अच्छा होता है। ठीक है, अच्छा उत्पादन होता है अम्लीय मृदा में। ये प्रश्न पूछा जाता है, पूछा जा चुका है कि तरबूज जो है किस मृदा में अच्छा उत्पादन करेगा, तो आपका ऑप्शन जो होगा वो अम्लीय मृदा ही सही होगा। चलिए और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो उनको हम इंक्लूड करते हैं। बाकी जो फसल चक्र है इन सारी चीजों के बारे में हम अगली वीडियो में मिलेंगे।
बहुत ज्यादा हम आपको बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाते हैं। आप मुश्किल से 20-25 मिनट की वीडियो अगर देखते हैं डेली तो वो आपके लिए भी आसान रहता है। आप 35 से 40 प्रश्न भी पा जाते हैं और आप उसको आसानी से याद भी कर सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं। अगर मैं 2 घंटे 1 घंटे की वीडियो बनाऊं जैसा कि सभी यूट्यूब चैनल वाले बना रहे हैं, 1-2 घंटे की अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो आप भी बोर होंगे, आपको बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे। तो इससे जो है आपके लिए भी अभी समय भी है और जो है आपको धीरे धीरे तैयारी करनी है। अभी ना नोटिफिकेशन आया है ना आपने फॉर्म भरा है, तो धीरे धीरे हम ऐसे चलते रहेंगे और बहुत ही आसानी से हम सारे सिलेबस कवर कर लेंगे। तो इसलिए बहुत ज्यादा हम बहुत बड़ी वीडियो नहीं बना रहे हैं, बस छोटा सा टॉपिक लिया। जैसे आज फसल में जो है हमने ऋतुओं के बारे में जानकारी ले ली। अब अगला हम फसल चक्र, इसमें जो कैसे कृषि की जाती है, उन सारी चीजों के बारे में भी हम धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। तो चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने इंक्लूड किए कृषि से ही संबंधित हैं और फसल से ही संबंधित हैं, तो उनको हम आपने रिवाइज कर लेते हैं। और रिवाइज क्या कर लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, पूछे भी जाते हैं, तो उनको हम लोग पढ़ भी लेते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, भारत की जीडीपी में कृषि का हिस्सा कितना है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद जो है भारत की जीडीपी में कृषि का हिस्सा कितने परसेंट है। अब देखिए एक प्रश्न पूछा गया कि भारत की आबादी कृषि पर कितनी परसेंट आबादी कृषि पर निर्भर, तो ये प्रश्न हो गया कि 54.6% पॉपुलेशन जो है यानी आबादी जो है वो आपकी कृषि पर निर्भर है। अब इसी 54.6% आबादी जो है वो कृषि पर है और इसी 54.6% में जो 17.4% है वो जीडीपी का हिस्सा है। भाई जो किसान है वही तो कृषि पर है, तो इसलिए कहा ये जो है प्रश्न है कि भारत की जीडीपी में कृषि का हिस्सा कितने परसेंट है। तो भारत की जीडीपी में कृषि का जो हिस्सा है वो 17.4% है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है। और अगर पूछा जाए कितने परसेंट आबादी कृषि पर है तो वो 54.6%, और कितने परसेंट जो है कृषि जो है जीडीपी में कितने परसेंट कृषि का हिस्सा है तो वो 17.4%। चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रीय कृषक आयोग कृषि से ही संबंधित है। हम क्या करते हैं कि हम कुछ टॉपिक ले लेते हैं और बहुत सारे प्रश्न, जैसा कि हमने कहा कि आपको वीडियो में 35 से 40 प्रश्न भी मिलने चाहिए। मान लीजिए हम कोई टॉपिक उठा भी लेते हैं और वो बहुत ही अच्छा, जैसे क्या है बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले समाज के बारे में, गांव के बारे में, क्या गांव के बारे में, क्या समाज के बारे में, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो बताइए, आपका समय भी नष्ट ना हो। और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इसमें पढ़नी है। अभी हिंदी है, गणित के जैसे हम पढ़ा ही रहे हैं, हिंदी है, इसके अलावा जो है जीएस का पोर्शन है, करंट अफेयर है, इन सारी चीजों को आपको कवर करना है। तो इतना ज्यादा आप अगर ब्रॉड पढ़ा देंगे केवल ग्रामीण विकास और उत्तर प्रदेश, तो फिर बाकी चीजें कैसे ब्रॉड होंगी, वो भी ब्रॉड होंगी। तो फिर इसलिए जो है आपके सामने बहुत बड़ा जो है सिलेबस बन के तैयार होगा। तो इसलिए जो है जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है आपको, बहुत ज्यादा आपको डीप या बहुत सारी चीजें जो है आपको नहीं पढ़नी है। तो चलिए ध्यान देते हैं कि राष्ट्रीय कृषक आयोग, तो राष्ट्रीय कृषक आयोग की स्थापना कब हुई, तो ये प्रश्न पूछा गया 2004 में हुई। राष्ट्रीय कृषक आयोग की स्थापना 2004 में हुई। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है और कृषि से संबंधित है। तो इसलिए जो है अब देखिए यहां से कई प्रश्न मिलते हैं आपको बोर्ड पे, जो है लगता होगा कि ज्यादा से ज्यादा 15-20 प्रश्न या 15-20 टॉपिक लिखे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां से जो है करीब 50 से अधिक प्रश्न बन सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या है, पहला प्रश्न तो यही है कि राष्ट्रीय कृषक आयोग की स्थापना कब हुई, सन 2004 में हुई। फिर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषक आयोग की स्थापना कब हुई, तो 2004 में हुई। आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय कृषक आयोग किस पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया, तो राष्ट्रीय कृषक आयोग जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना हुई। राष्ट्रीय कृषक आयोग की स्थापना जो है किस पंचवर्षीय योजना में हुई, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में हुई। तो अब ये जो है प्रश्न इसलिए देखा गया कि इसको 3 तरीके से पूछ सकते हैं। चलिए अब ये इसके आगे बढ़ते हैं। कहा गया राष्ट्रीय कृषक नीति,
तो राष्ट्रीय कृषक नीति कब आई? तो राष्ट्रीय कृषक नीति 2007 में आई। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषक नीति, जब कृषक आयोग दे दिया गया तो एक कृषक नीति भी बनाई गई। उस नीति के अंतर्गत जो है पूछा गया कि कृषक राष्ट्रीय कृषक नीति कब बनाई गई? तो 2007 में बनाई गई। चलिए, अब इसके अलावा महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है? पूछा गया भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग दिमाग में रख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसीलिए हम कहते हैं कि वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिए। आप लोग क्या करते हैं, शुरुआती वीडियो देखते हैं, आपको लगता है कि ये बहुत ही हल्के प्रश्न है, इनको हम ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। हल्के ही प्रश्न होते हैं जिनसे गलतियां होती हैं, कठिन तो आप जानबूझ के याद ही कर लेते हैं, रट ही लेते हैं, लेकिन वो उन हल्के प्रश्नों को आप समझ नहीं पाते हैं और एग्जाम में वही हल्के प्रश्न जो होते हैं वो आपके लिए गलत साबित होते हैं। तो चलिए ये देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना सन 1929 में हुई। यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई? 1929 में हुई, ICAR। ठीक है, अब इस कृषि अनुसंधान परिषद में जो है लोग सोचते हैं कि हाँ भाई, जैसे कहा गया कि अनाजों की ब्रीडिंग की बात करें कि हाँ उसकी उपज बढ़ाने के लिए, तो ये अंग्रेजों के ही जमाने में हो गया था, हम लोग ब्रीडिंग अच्छी कर लेते थे, तो इसलिए जो है अब ये इसका उद्देश्य क्या है कि 1929 में इसकी स्थापना क्यों हुई? तो जो ब्रीडिंग हो चुकी है अब उसको क्या करना है, उन्नत कृषि या पशुपालन प्रबंधन। तो जो मेन उद्देश्य था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जी स्थापना होने का, वो मेन उद्देश्य यही था कि उन्नत कृषि और पशुपालन प्रबंधन अच्छा होना चाहिए, यानी कि हम उन्नत किस्म की खेती करें और हमारा पशुपालन प्रबंधन बहुत अच्छा हो। इन सब चीजों के लिए जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई सन 1929 में। अब एक चीज प्रश्न आता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR का मुख्यालय कहाँ है? तो ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ICAR का मुख्यालय दिल्ली में है। जैसा कि हम पहले ही बोर्ड पे सारे क्वेश्चंस को फ्रेम कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम पूरे लाइन लिख नहीं पाते। अगर हम एक क्वेश्चन के लिए जैसे आप ये लिखें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई, तब उसका आंसर लिखें 1929, तो इस तरह से हमारा बोर्ड ऐसे ही फिल हो जाएगा। आप लोग जब वीडियो देख रहे हैं तो आप उसको अलग अलग नोट डाउन कर सकते हैं, हमने इसी में लिख दिया। आप देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका मुख्य उद्देश्य था उन्नत कृषि एवं पशुपालन प्रबंधन। फिर आपका प्रश्न है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो उसका आंसर है दिल्ली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। KCC जैसा कि कृषि से ही संबंधित है, किसान क्रेडिट कार्ड, KCC का फुल फॉर्म है किसान क्रेडिट कार्ड। इसकी शुरुआत कब की गई? तो KCC जो है किसानों के लिए है, जो सरकार द्वारा लाई गई है, योजना है एक। तो KCC की शुरुआत कब की गई? तो KCC की शुरुआत जो है 1999 से 2000 में की गई, इन सन 2000 माना जाता है। तो KCC की शुरुआत 1999-2000 के पीरियड में की गई। इसकी वैलिडिटी क्या होती है? KCC बनाई जाती है, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं किसान, उसमें जो है अलग अलग नियम होते हैं, उनको फॉलो करना होता है, उस हिसाब से वो सरकार जो है उनको पैसे देती है, बैंक से वो KCC बनवाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि KCC की शुरुआत कब की गई? तो KCC की शुरुआत 1999 से 2000 के बीच की गई। और इसकी वैलिडिटी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसकी वैलिडिटी कितनी होती है? तो इसकी वैलिडिटी जो है 3 साल की होती है, यानी KCC की जो वैलिडिटी होती है वो 3 साल की होती है। इसके अपने अपने रूल होते हैं, अगर बहुत डीप नहीं जा रहा है। जो प्रश्न है वो यही है कि इसकी शुरुआत कब हुई? 1999 से 2000 के बीच, और इसकी वैलिडिटी 3 साल। ठीक है, चलिए अब फसल की थी बात, हम लोग पढ़ ही रहे थे, तो अब देखिए आया भारत में सबसे बड़ी खाद्य फसल कौन सी है, यानी खाने वाली। तो भारत में सबसे बड़ी खाद्य फसल जो है वो चावल है। ठीक है, सबसे बड़ी खाद्य फसल चावल है। हमने आपको हरित क्रांति पढ़ाई थी, उसमें गेहूं जो है
गेहूं की उपज पे ही बात की थी कि गेहूं मेन रूप से जो है उसका उत्पादन हुआ था, तभी हरित क्रांति आई थी। और एक चीज और बताई थी कि गेहूं के बाद अगर किसी अनाज की बात आती थी तो वो था चावल। लेकिन आप लोग को ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि खाद्य फसल सबसे अधिक गेहूं है, खाद्य फसल जो है भारत में सबसे बड़ी जो खाद्य फसल है वो है चावल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर आया सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली फसल। अब चूंकि भारत में सबसे ज्यादा खाद्य फसल यदि चावल है तो जाहिर सी बात है इसका उत्पादन भी ज्यादा होगा, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पे उगाई जाने वाली खाद्य फसल भी जो है वो आपका है चावल। ठीक है, तो दोनों प्रश्न जो है जिसका उत्तर है चावल, यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल पे भी चावल उगाए जाते हैं, यानी धान की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है भारत में, और जो सबसे ज्यादा खाद्य फसल है वो धान ही है, यानी चावल, धान से ही चावल बनता है, ये ध्यान रखना है आपको। हो सकता है आपके ऑप्शन में धान कहीं दिख जाए तो भी आप जो है उसी को टिक मारिएगा कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली फसल। अब चावल नहीं लिखा तो धान लिखा है तो धान पे टिक मारिएगा क्योंकि धान से ही चावल बनता है। ठीक है भैया, तो चलिए, भारत में सबसे बड़ी खाद्य फसल भी चावल है और सर्वाधिक क्षेत्रफल पे उगाई जाने वाली फसल भी चावल ही है, यानी धान है। तो ये रहा आज का ये वीडियो जिसमें हमने बताया कि भारत में जो है कृषि से संबंधित जो कुछ प्रश्न छूट गए थे, देखिए मैंने इधर कवर करे हैं लास्ट में, और उसके बाद मैंने एक टॉपिक लिया है कृषि में ही फसल, जिसमें आज हमने केवल फसल की जो ऋतुएं थी कि रबी, खरीफ और जायद में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, इन पे चर्चा किया है। अगली वीडियो में जो है हम फिर फसल को ही आगे प्रोसीड करेंगे, और यदि कृषि से संबंधित कोई प्रश्न छूट जाता है उसको भी कवर करेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, आप अगले वीडियो को देखना चाहते हैं, तो आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसी के बगल में प्रेस है बेल आइकन, उसको दबा दीजिए, क्योंकि आपको तभी नई अपडेट मिलेगी